आपका स्वागत है। आइए आपको सीधा लिए चलते हैं लखनऊ ही, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधन दे रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित महिला मोर्चा की महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती बबीता चौहान जी, उपाध्यक्षगण श्रीमती अपर्णा यादव जी, श्रीमती चारू चौधरी जी, राज्य महिला कल्याण निगम की अध्यक्ष श्रीमती कमलावती सिंह जी, प्रदेश महामंत्री श्रीमती प्रियंका रावत जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, भारतीय जनता पार्टी और महिला मोर्चा के हमारी सभी पदाधिकारीगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, नारी शक्ति बंधन अधिनियम के नए संशोधन को बाधित करने और सदन में उस प्रस्ताव को गिराने के खिलाफ देश भर में जो आक्रोश रैली निकल रही है, उस आक्रोश रैली के क्रम में आज उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, डीएमके और इंडी गठबंधन के उन सभी सहयोगियों का विरोध करने के लिए आज लखनऊ में भी मातृशक्ति के द्वारा यह आक्रोश प्रदर्शन किया गया। इस आक्रोश प्रदर्शन में भाग लेने वाले आप सभी बहनों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं और आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि प्रदेश का एक एक बच्चा आधी आबादी के साथ उनके इस जायज मांग का समर्थन करने के लिए आज खड़ा है। ये कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, इनका चेहरा और लोकतांत्रिक है, इनके कृत्य महिला विरोधी है। इनके सामने प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो विकल्प दिया था अपनी महिला विरोधी छवि को समाप्त करने के लिए, उसका इन्होंने नाजायज दुरुपयोग करने का प्रयास किया है। और आज इसीलिए देश भर में आधी आबादी कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों के महिला विरोधी आचरण के खिलाफ सड़कों पर आंदोलन कर रहा है। आज मैं इस हजारों की संख्या में जो बहनें इस आक्रोश रैली का, आक्रोश मार्च का हिस्सा बनी है, इतनी भीषण कड़ाके की गर्मी के बावजूद आप सबकी उपस्थिति प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों के प्रति आपके सहज समर्थन और आशीर्वाद का प्रतीक है। मैंने आप जानती हैं कि पिछले 11-12 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर जो परिवर्तन देखने को मिला है, उसमें उन्होंने सदैव इस बारे में कहा है कि देश के अंदर केवल 4 जातियां हैं। उनमें पहली जाति है महिला की, दूसरी जाति है गरीब की, तीसरी जाति है युवा की और चौथी जाति है किसान की। और उन्होंने सभी नीतियों को इन्हीं 4 के इर्द गिर्द केंद्रित करते हुए देश को आज आर्थिक उन्नति के एक नए सोपान तक पहुंचाने में सफलता प्राप्त की है। देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के इस नए युग का कार्य हो, नए भारत के अनुरूप भारत के अंदर भारत की विरासत के संरक्षण का कार्य हो, या फिर देश के अंदर समाज के अलग अलग तबके के उत्थान के लिए चलने वाली योजनाएं, इन सब का केंद्र बिंदु या तो आधी आबादी नारी शक्ति है, जिसके सम्मान, जिसकी सुरक्षा और जिसके स्वावलंबन के लिए अनेक कार्यक्रम चले हैं। आप याद करिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम हो, चाहे वह मातृ वंदना योजना हो, चाहे देश के अंदर चलने वाली उज्ज्वला की स्कीम हो,
स्वच्छ भारत मिशन में हर घर तक शौचालय के निर्माण का कार्यक्रम हो, चाहे वह हर घर को, हर परिवार को छत उपलब्ध करवाने के लिए, हर गरीब परिवार को छत उपलब्ध कराने के लिए पीएम आवास की योजना हो, चाहे ग्रामीण अभिलेख के रूप में घरौनी वितरण का कार्यक्रम हो, चाहे वह पीएम स्वनिधि में ड्रोन प्रदेश के अंदर स्ट्रीट वेंडर के स्वावलंबन का कार्यक्रम हो, या फिर वह प्रदेश के अंदर, देश के अंदर चलने वाली तमाम योजनाएं जो किसी परिवार को केंद्रित करते हुए उनके स्वावलंबन का आधार बन रही है, ये सभी योजनाएं प्रधानमंत्री मोदी जी ने आधी आबादी को, गरीब को, नौजवान को और अन्नदाता किसानों को केंद्र में रख करके बनाई है। आप सब जानते हैं, स्वच्छ भारत मिशन केवल स्वच्छता के प्रति जागरूकता का यह अभियान नहीं है, नारी गरिमा की रक्षा का अभियान भी है। उज्ज्वला योजना में रसोई गैस के फ्री में सिलेंडर एक केवल ईंधन की आपूर्ति का ही माध्यम नहीं है, बल्कि यह एक स्वावलंबन का आधार भी है और उनको स्वास्थ्य की रक्षा का, उनके नेत्र ज्योति को सुरक्षित रखने का भी माध्यम बना है। हम सब जानते हैं कि आयुष्मान भारत की स्कीम केवल ये आरोग्यता के लक्ष्य को नहीं, बल्कि उस परिवार को स्वावलंबन के पथ पर अग्रसर करने का भी माध्यम बना है। ऐसे अनेक कार्यक्रम हैं जिन कार्यक्रमों को लेकर के आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी निरंतर कार्य कर रही है। उनकी सरकारें, डबल इंजन की सरकारें लगातार कार्य कर रही हैं, लेकिन हर एक स्कीम का विरोध कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन के दल करते हैं। बहनों और भाइयों, आज जब हम लोग नारी शक्ति वंदन अधिनियम के इस कार्यक्रम के सिलसिले में यहां उपस्थित हुए हैं, आप सब जानते हैं कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम विधानसभा और लोकसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण, और वह आरक्षण तो होगा ही, लेकिन साथ साथ वह 29 में ही लागू हो जाए, इसको लेकर के प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी के आश्वासन के बावजूद इन दलों का जो आचरण रहा है वह नारी गरिमा के प्रतिकूल रहा है। और इसीलिए आज देश भर की महिलाएं, देश भर में आधी आबादी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और उनके सहयोगी दलों के इस महिला विरोधी कृत्य के खिलाफ सड़कों पर आकर के इस आंदोलन में भागीदार बन रहा है। आज के इस आक्रोश रैली में हजारों की संख्या में बहनें आज भागीदार बनी हैं। मैं आज के इस अवसर पर इस आक्रोश रैली का हिस्सा बनने के लिए आप सभी का मैं हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश भर में महिलाओं की सुरक्षा, स्वावलंबन और उनके सम्मान के लिए अभियान चल रहा है, ऐसे ही प्रदेश में डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम निरंतर आगे बढ़ा रही है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना हो, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना हो, मुख्यमंत्री आवास की योजना हो, सीएम युवा की योजना हो, ये सभी योजनाएं इसी स्वावलंबन को और सम्मान को और सुरक्षा को आगे बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण कदम है जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश भर में चल रहा है। आज के इस अवसर पर आप सभी का इस आक्रोश मार्च का हिस्सा बनने के लिए हृदय से अभिनंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में बोल रहे थे, कल वो पश्चिम बंगाल में बोले हैं। आइए पश्चिम बंगाल की सियासत की बात कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल में 152 सीटों पर इलेक्शन कैंपेन का भी आज आखिरी दिन है। आज शाम 5 बजे तक चुनावी शोर थम जाएगा और परसों यानी कि 23 अप्रैल को मतदान होगा।
इस बार बंगाल कौन जीतेगा? क्या इस बार बीजेपी के फेवर में हिंदू वोट एकजुट होगा या ममता का मुस्लिम वोट फिर उन्हें जिताएगा? बड़ी खबर यह है कि प्रचार के आखिरी दिन आज बंगाल में ताबड़तोड़ रैलियां होने जा रही हैं। आज सीएम ममता बनर्जी 4 जनसभाएं करने जा रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी बंगाल में आज 4 रैलियां करेंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज आसनसोल में रोड शो करेंगी, तो टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी भी आज बंगाल में रैलियां और रोड शो करने जा रहे हैं। तो ये तो हो गया रैलियों का लेखा जोखा, लेकिन जो कोशिश है वो ये कि ममता बनर्जी जानती है कि मुस्लिम वोट उनके साथ खड़ा हुआ है और वो एक मुश्त बीजेपी को हराने के लिए वोट करेगा। तो लड़ाई आती है हिंदुओं के वोट बैंक पर। बंगाल चुनाव में बीजेपी ने हिंदुओं को एकजुट करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाई है। हिंदुओं को एकजुट करने की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री फायर ब्रांड हिंदूवादी लीडर योगी आदित्यनाथ को दे दी है। योगी आदित्यनाथ ने पहले चरण के लिए पश्चिम बंगाल में ताबड़तोड़ रैलियां की, हिंदू एकता की बात की। योगी ने बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान रैली में ममता बनर्जी पर जबरदस्त हमला बोला। ममता बनर्जी पर हिंदुओं के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया। कहा कि ममता राज में बंगाल के अंदर जय श्री राम बोलने पर भी पाबंदी है। दुर्गा पूजा, मूर्ति विसर्जन पर भी कभी कभी बैन लग जाता है। मुसलमानों को लेकिन सड़क पर नमाज पढ़ने की छूट है। आप पूरी बात सुने उनकी और फिर करते हैं चर्चा। क्या हिंदू वोट एकजुट होगा? करेंगे बात। बंगाल में ममता दीदी को परेशानी होती है जब कोई जय श्री राम बोलता है, तो राम के नाम पर ममता दीदी ने बैन कर दिया है। दुर्गा पूजा प्रतिबंध, मूर्ति विसर्जन नहीं हो सकता, दुर्गा मूर्ति का विसर्जन नहीं हो सकता, शोभा यात्रा नहीं निकल सकती। यानी बंगाल में वो दुर्गा पूजा को प्रतिबंधित करती है। राम नाम लेने पर वह प्रतिबंध लगाती है, लेकिन सड़कों पर इफ्तार पार्टी करवाती है। यही तो अराजकता यूपी में भी थी 2017 के पहले। आज से 9 वर्ष पहले यूपी में इसी प्रकार की अराजकता थी। उपद्रव होते थे, गुंडागर्दी होती थी, पर्व त्योहार के पहले कर्फ्यू लगता था, सड़कों पर नमाज होता था, इफ्तार की पार्टी होती थी, बेटी असुरक्षित थी, व्यापारी असुरक्षित था, विकास ठप था। बहनों और भाइयों, यूपी में डबल इंजन की सरकार आई। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में यूपी डबल इंजन की सरकार यूपी के अंदर चल रही है। न कर्फ्यू है, न दंगा है, यूपी में अब सब चंगा है। अब एक आंकड़ा मैं आपके सामने रखती हूं, ग्राफिक्स के जरिए आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का मुस्लिम वोट कैसे बढ़ रहा है और हिंदू वोट कैसे घट रहा है। तो साल 2016 में विधानसभा चुनाव में टीएमसी को 51% मुस्लिम वोट मिला और 43% हिंदू वोट मिला। जो साल 2019 के लोकसभा चुनाव में 70% मुस्लिम और 32% हिंदू वोट में आ गया। 2021 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी को 75% मुस्लिम और 39% हिंदू वोट मिला। तो जो थोड़ा बहुत 2019 के लोकसभा चुनाव में, क्योंकि हम जानते हैं कि वोटिंग पैटर्न अलग होता है और तब मुद्दे भी अलग अलग होते हैं, चर्चा भी अलग अलग होती है, तो यहाँ पर हिंदू वोट फिर से थोड़ा बढ़ा। अब सवाल ये है कि एक पैटर्न वाइज हिंदू वोट कैसे घटता चला जा रहा है ममता बनर्जी का। अजीत जी, बीजेपी का यही हिंदू वोट अगर आप देखें 12% 2016 में, 2019 लोकसभा चुनाव में 57%, 2021 विधानसभा चुनाव में भी 50%। और मुस्लिम वोट बैंक की तो खैर मैं बात ही क्या करूं, वो तो बीजेपी को कैसे आ जा रहा है वो 60% भी, उस पर मुझे हैरानी है जी। देखिए, ये तो बिल्कुल ठीक बात है हिंदू अभी, लेकिन जो ग्राउंड लूज किया था ममता बनर्जी ने 19 के चुनाव में, 19 का चुनाव ऐसे लोकसभा का चुनाव उनके लिए सबसे बड़ा झटका था। जिस चुनाव में उनकी सीटें घट गई थी, 22 सीट पर आ गई थी और भारतीय जनता पार्टी 18 सीटें जीती थी लोकसभा चुनाव में और 40% से ऊपर वोट आया था भाजपा को। तो ये एक बड़ा उस मतलब ब्रेक थ्रू था बीजेपी के लिए कि 40% वोट आप पार करें और 2 एमपी से सीधे 18 पहुंच जाए। लेकिन फिर 21 के चुनाव में ममता बनर्जी ने ग्राउंड गेन किया, जिसको रिटेन किया 24 के चुनाव में। ये बड़ी बात है कि 21 में आपने आंकड़ा दिखाया, 21 में
उनका वोट जो घट गया था 19 में, जो 32% पर आ गया था हिंदू वोट जो उनको मिला, वो बढ़ के 39 हो गया। मतलब उन्होंने ग्राउंड गेन किया और 24 में उसको रिटेन किया। ये पूरी तरह से 24 में उन्होंने रिटेन किया। तो अब असली लड़ाई ये है कि अब इस बार के चुनाव में उसको रिटेन कर पाती हैं या नहीं कर पाती हैं, या कितना लूज करती हैं ग्राउंड। एक आंकड़ा हम आपको बताएं, मुस्लिम बहुल सीटों में तो ममता बनर्जी जीतती ही हैं, हिंदू बहुल सीटें जो हैं 44 ऐसी सीटें हैं मोटे तौर पर जहां 90% से ज्यादा हिंदू हैं, और उस 44 सीटों में से भी 24 सीटें ममता बनर्जी ने जीती हैं तृणमूल कांग्रेस ने, जहां 90% से ज्यादा हिंदू है। तो इसका मतलब हिंदू का बड़ा वोट एक कई इलाकों में। और एक मिनट हम लोग एक बात कह दें कि चूंकि फर्स्ट फेज का आज इलेक्शन है, आज मतलब आज बंद होगा प्रचार और 2 दिन के बाद वोट डलने हैं। ये ऐसा इलेक्शन है, ये 152 सीटें जहां बीजेपी को सबसे ज्यादा डिफेंड करना है। उसके 59 उसके विधायक इस 152 में से जीते हैं, बाकी 142 में तो उसके 18 ही हैं। इस 152 में उसके 59 एमएलए हैं जो डिफेंड करना है। आपने कहा ना कि योगी आदित्यनाथ और हेमंत बिस्वा शर्मा और नरेंद्र मोदी, अमित शाह सब लगे हुए हैं, इसलिए क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा डिफेंड करना है। अगर ये किला बचा नॉर्थ बंगाल का तो फिर आगे के लिए लड़ेंगे। देखिए बिल्कुल सही बात बोलिए, नॉर्थ बंगाल अगर बीजेपी, जंगल महल का इलाका और नॉर्थ बंगाल ये बीजेपी के कोर इलाके हैं, और उसमें भी नॉर्थ जो बंगाल है, अगर बीजेपी उसको रिटेन कर पाई तो बाकी जगहों पर वो जितना भी गेन करेगी वो उसके लिए एडेड एडवांटेज होगा, लेकिन यहाँ पे करना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, ममता बनर्जी ने इस बीच में बहुत कुछ किया है। उसने दीघा में जगन्नाथ टेम्पल जो है खड़ा किया, या कोलकाता में जो है उन्होंने जो है दुर्गा आंगन किया, या फिर सिलीगुड़ी में उन्होंने महाकाल का टेम्पल किया। तो ऐसा नहीं, ममता बनर्जी अपनी पॉलिटिक्स भी कर रही हैं हिंदू वोटों को लेकर। लेकिन मेरा एक बीजेपी के साथ, तो साउथ का हिंदू बीजेपी के साथ क्यों नहीं है? देखिए साउथ में इन्होंने एक्सप्लेन किया, ऐसा नहीं है कि हिंदू जो है सिर्फ बीजेपी के साथ। बंगाल में बहुत सारे और फैक्टर्स काम करते हैं। बंगला अस्मिता का फैक्टर काम करता है, टीएमसी ने जो महिलाओं के लिए काम किया वो फैक्टर बहुत बड़ा काम करता है। 1500 रुपये वो देती हैं हर महिला को, और साथ में अगर आपकी बेटी की शादी है 25,000 रुपये देती हैं, और साथ में आपकी महिला बच्चों के लिए, मतलब फीमेल चाइल्ड के लिए स्कूल और सब कुछ फ्री है। ऐसा नहीं है कि ममता बनर्जी ग्राउंड लेवल पे बहुत अच्छा काम भी करती हैं, ऐसा भी नहीं है। अब आती है पॉलिटिक्स, मुस्लिम और हिंदू पॉलिटिक्स। मेरे ख्याल से इलेक्शन कमीशन को थोड़ा अपना सम्मान बचाना चाहिए, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो टीएमसी। उससे जुड़ी भी एक खबर है, वो भी जल्दी जल्दी आपके सामने रखूंगी। लेकिन बंगाल चुनाव में लेवल क्या आ गया है वो मैं आपको बताती हूँ। टीएमसी के कार्यकर्ता और समर्थक चुनाव जीतने के लिए कितने हावी हो जाते हैं, एक तस्वीर आप देखें। कोट विधानसभा क्षेत्र में हुसैन शाह रोड पर बीजेपी कैंडिडेट राकेश सिंह की पब्लिक मीटिंग के दौरान तृणमूल कार्यकर्ताओं ने जय बांग्ला के नारे लगाए, बीजेपी ने जय श्री राम के नारे लगा दिए। इसके बाद तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच में बहस शुरू हो गई, हंगामा हो गया। भाई जय श्री राम भी अपना है और जय बांग्ला भी अपना है, लेकिन विवाद का मुद्दा ये जो तनाव है ना, वो तनाव सड़क पर दिखाई दे रहा है। तृणमूल और बीजेपी दोनों ने इकबालपुर पुलिस स्टेशन के सामने प्रोटेस्ट करना शुरू किया। दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं को हटाने में पुलिस को नाकों चने चबाने पड़ गए, लाठीचार्ज किया गया, भीड़ को तितर बितर किया गया, दोनों पार्टियों के कई लोगों को डिटेन भी किया गया। तब कहीं जाकर मामला शांत हुआ। कोलकाता पोर्ट विधानसभा सीट टीएमसी का गढ़ बनी हुई है। आप जानते हैं 2011 के परिसीमन के बाद से लगातार टीएमसी यहां पर जीतते आए हैं। उन ममता बनर्जी के जो राइट हैंड है फिरहाद हाकिम, वो यहां से मेयर भी हैं, इस क्षेत्र पर अपनी मजबूत पकड़ रखते हैं। 2021 में फिरहाद हाकिम ने बीजेपी के अवध किशोर गुप्ता को भारी अंतर से चुनाव में हराया था। फिरहाद हाकिम 2011-2016 में भी चुनाव जीते थे, और इस क्षेत्र का जो अगर धर्म के हिसाब से भी आपको आंकड़ा दे दें तो 50% से ज़्यादा मुस्लिम हैं और 40% से ज़्यादा यहाँ पर हिंदू वोटर हैं। अब एक और तस्वीर आपको दिखाती हूँ, ये भी पश्चिम बंगाल के हाई वोल्टेज इलेक्शन से जुड़ी हुई तस्वीर है। कैंपेन को प्रभावित कैसे करते हैं वो भी आप देखें। सोचिए जरा, शाम की तरफ गाड़ी पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता वहां की कैंडिडेट के लिए प्रचार के लिए निकली और पूरे रोड की बिजली कट गई। तो जो अंधेरा है, उस अंधेरे में कौन देखेगा और कौन पहचानेगा अपने कैंडिडेट को, कौन उनके लिए नारा लगाएगा? लेकिन ये हो रहा है। बीजेपी का आरोप है कि जैसे ही वो यहाँ इस इलाके में प्रचार के लिए गुजरे, टीएमसी की मशीनरी ने दुरुपयोग किया, स्ट्रीट लाइट बंद करा दी। बिजली काटने के बाद भी बीजेपी का रोड शो नहीं रुका। अब विकल्प क्या है?
रोड शो तो करना ही पड़ेगा जब मुख्यमंत्री यहाँ पर आई हैं। लेकिन ये भी कमाल है अजीत जी, बिजली काट दी गई, कुछ भी चल रहा है। कुछ भी चल रहा है। जिसके पास जो साधन है, जिसके पास जो एजेंसी है, उसका वो इस्तेमाल कर रहा है। आप दुरुपयोग कहें, हम लोग इस्तेमाल कहें, जो कहिए। अभी देखिए, मतलब दोनों तरफ से है, ऐसा नहीं है, इसमें कोई बायस होने की जरूरत नहीं है। भारत सरकार के पास जो एजेंसी है, हमने पहले कभी नहीं सुना था। हम 40 साल से इलेक्शंस को और चुनाव देख रहे हैं, 30 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं। चुनाव के बीच में टीएमसी कैंडिडेट्स के यहाँ ईडी के छापे पड़े, कैंडिडेट्स के यहाँ। प्रचार के बीच में उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया है। ममता बनर्जी के सुरक्षा अधिकारी के यहाँ जमीन कब्जे के मामले में ईडी ने छापा मारा है। मतलब ये हम लोग कभी कल्पना ही नहीं कर सकते थे कि चुनाव के बीच में इस तरह की एजेंसी का यूज। तो ममता बनर्जी के पास जो एजेंसी है, वो ममता बनर्जी यूज कर रही है कि बिजली कटवा देंगे। जहां पुलिस को अपना आदेश दे सकती है, वहां पुलिस को आदेश दे दिया कि चुप बैठो, हिंसा करो। दोनों तरफ से ये चीजें, साम दाम दंड भेद सब इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और ये इतना खतरनाक है, जितना उत्तेजक चुनाव होगा, जितना भड़काऊ भाषण होगा, 4 मई के बाद हिंसा की आशंका उतनी बढ़ेगी। और ये हिम्मत देखिए, अभिषेक बनर्जी सीधे देश के गृहमंत्री को चुनौती, गृहमंत्री को धमका रहे हैं। मतलब ये पहली बार, हमने ये भी पहली बार सुना, गृह मंत्री को धमका रहे हैं कि मैं सिर्फ एक लाइटर नोट पे बोलूंगा कि रेखा गुप्ता जी को खुश होना चाहिए कि वो इतनी पॉपुलर हैं पश्चिम बंगाल में कि टीएमसी ने लाइट काट दी। मैं तो कह रही हूँ सर, बाय हुक और क्रूक हर तरीके से हर पार्टी लगी हुई है। और जो आप चुनाव आयोग की बात कर रहे हैं, चुनाव आयोग का ही कल का जो बयान है, सीसी ज्ञानेश कुमार ने, उन्होंने क्या कहा? फियर फ्री, वायलेंस फ्री, इंटिमिडेशन फ्री, इंड्यूसमेंट फ्री, छापा फ्री, बूथ जैमिंग फ्री। बूथ जैमिंग तो सुना था, या तो सोर्स जैमिंग की भी बात करें कि सोर्स जैमिंग फ्री वो इलेक्शन कराएंगे। अब सोर्स जैमिंग का मतलब आप क्या समझ रहे हैं? अब देखिए, कोई वोटर जब वोट डालने के लिए निकलता है, जिस घर के बाहर भी अगर पार्टी का कार्यकर्ता अपना बंदा खड़ा कर दे, और देखो वो बीजेपी का वोटर है, उसको बाहर मत निकलने देना, या वो टीएमसी का वोटर उसे बाहर मत निकलने देना। वैसे तो टीएमसी का इसमें रोल ज्यादा होगा। बिल्कुल है, सोर्स जैमिंग फ्री। धमकी देने का, असली धमकी इसी बात के लिए दी जा रही है। और अभिषेक बनर्जी खुल करके मंच से कह रहे हैं कि ममता बनर्जी बड़े दिल वाली हैं, वो माफ कर देती थी। मैं ऐसा नहीं हूं, मैं माफ नहीं करूंगा। और 5 तारीख को पता चल जाएगा हर व्यक्ति को। हम ये भी निकाल लेंगे कि किसने किसको वोट दिया। वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास, हम ये भी आंकड़ा निकाल लेंगे। धमका रहे हैं, ये तो वोटर को धमका रहे हैं। ये तो गृहमंत्री को कहा कि आप में हिम्मत है तो 4 मई को 12 बजे रात के बाद आप कलकत्ता में रुक करके दिखाए, देश के गृहमंत्री को। और तो मतदाता को ये कह रहे कि हम 5 मई को बता देंगे, हम सब जान जाएंगे कि किसने किसको वोट दिया है, और फिर हम बताएंगे ममता बनर्जी तो बड़े दिल वाली है, मेरा ऐसा नहीं। और ऐसी खूंखार इमेज भी बनी हुई है अभिषेक बनर्जी की। तो ये जो धमकी का मामला है कि हम वोट नहीं देने देंगे, या दिया तो हम पहचान करके उसके बाद कार्रवाई करेंगे, ये बहुत खतरनाक है। मैंने इसीलिए, आप एक, मैंने बहुत बुरा लगेगा इस बात को, इसीलिए मैंने कहा था कि चुनाव आयोग मर चुका है। एक्चुअली ये सारे मुद्दे हैं, जैसे अभिषेक बनर्जी को तो धमका रहे हो, आपने वोटर को भी धमका दिया कि तुम्हें माफ नहीं करूंगा मैं। ये ऐसे मुद्दे हैं जिस पे चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए, काम करना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। हाँ, मतदाताओं को भरोसा भाई, पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में लिखा है ना कि आप रिलीजन के नाम पे वोट नहीं मांगेंगे। बिल्कुल ठीक बात है सर, सब हो रहा है। देखिए, ये चुनाव का पर्व है, और पर्व जो है वो गर्व का विषय ही बना रहना चाहिए, शर्म का विषय ना बन जाए। इसका ख्याल तो पॉलिटिकल पार्टीज के साथ साथ सीईसी को ही रखना होगा। लेकिन पश्चिम बंगाल का चुनाव ऐसे ही हाई ऑक्टेन पर लड़ा जाता है, जिसकी तस्वीरें हम देख रहे हैं, और नतीजा तो 4 मई को ही वाकई में पता चलेगा। लेकिन तब तक हमारा दमदार दस्त जारी रहेगा।